हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जयजी डिफेंस वॉरियर पर। आई होप आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर के लिए जो बेसिक से 4 फार्मूले होते हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉनकेव मिरर से इमेज या प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो कल के इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि लाइट क्या होती है, लाइट के प्रॉपर्टी देखे थे। उसके बाद हमने फोकस लेंथ, फोकस स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था और मिरर के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो आज हम कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल है इसका, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब अवतल दर्पण से जो परावर्तन के बाद किरणें फोकस से होकर गुजरेंगी। इसके देखेंगे कि ये आपका अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। ठीक, ये आपका मिरर है। आप देखेंगे ये आपकी रेज आ रही है, तो ये इससे परावर्तन रिफ्लेक्टेड होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये इसका पहला रूल है। ठीक, सेकंड क्या है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस of concave mirror will emerge parallel to the principal axis after reflection। by passing through focus will become parallel to principal axis after reflection। फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। आप देखेंगे कि जो किरण फोकस से होकर के जाएगी, जो भी किरण फोकस से होकर के जाएगी, मान लीजिए ये कोई रे है, ये फोकस से होकर गई, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस जो पी ए आपका है इसके समांतर हो जाएगी। ठीक, यही आपका सेकेंड लॉ है। फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड है, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path as it is a normally incident ray। ray passing through center of curvature will follow the same path back after reflection। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ का अनुसरण करेंगी। ये आपका फिगर इसमें थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। वक्रता केंद्र, ये जहाँ आपका F लिखा हुआ है वहाँ पे वक्रता केंद्र की साइन होगी। थर्ड लॉ का फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ये आपका मान लीजिए कोई मिरर हो गया, या आपने बाहर से पॉलिश कर दिया तो ये आपका अवतल मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। या आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, उसके बाद आपका ये फोकस हो जाएगा, उसके बाद ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो मान लीजिए मिरर ये है आपका। तो आप अगर देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के, तो वो मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर के जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ठीक, इसमें थोड़ा सा ये इस फिगर में जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये मिस्टेक, जहाँ F लिखा हुआ है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। आप F को यहाँ पर मान लेंगे कि F यहाँ पर है। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो किरण इस आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता त्रिज्या से, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन व उसी पथ का अनुसरण करेगी। जो भी वक्रता केंद्र से जो भी रेज आपकी जाएगी वो दर्पण से टकरा करके उसी मार्ग में फिर से वापस लौट जाएगी। ठीक, यही आपका थर्ड लॉ है। हम चौथा देखते हैं, ए रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis of a concave mirror is reflected obliquely making equal angle। ray incident at pole is reflected back making same angle with principal axis। इसका कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद वही कोण बनाएगी, रिफ्लेक्टेड ऑफ मेकिंग इक्वल एंगल। कॉनकेव मिरर से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जो आपतित किरण एंगल बनाएगी वही रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम कोण बनाएगी।
तो इसमें हम बोल सकते हैं कि I और R इज इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अब हम देखेंगे रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसके पहले हमने देखा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम थे। अब हम देखेंगे कि इससे प्रतिबिंब अवतल दर्पण से कैसे बनता है। सबसे पहला इसमें आपका कंडीशन देगा, ये इससे आपके अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, उसके बाद सैनिक स्कूल के और नवोदय विद्यालय में भी क्वेश्चन इससे आएंगे, और NDA एयरफोर्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, मतलब जब आप कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं, मतलब बहुत दूर हो, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इमेज। तो आप फिगर में देखेंगे, आपने ए डैश और ए कोई ऑब्जेक्ट है आपकी जो कि अनंत पर रखी हुई है। ठीक, इसके बाद आप जब ये आएगी मिरर से रिफ्लेक्टेड होगी, तो आपने एक लॉ में पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी आएगी, एक किरण आपकी फोकस से होकर जाएगी। ठीक, या फोकस से अगर होकर नहीं जाती है तो वो फोकस तल से जाती है। तो फोकस तल क्या होता है, मतलब आप फोकस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फोकस के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर उसी एक्सिस पर आपकी उसी एक्सिस से एक रे आपकी जाएगी, यही है। ठीक, तो आपने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं है, लेकिन ये आएगी तो ये फोकस तल से होकर के जाएगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो। ठीक, तो फोकस तल के लिए आपके लिए ये ऐसे आई, ये गई। ठीक, सेकंड रे भी आएगी, ये भी आपकी ये चली गई। तो आप देखेंगे ये यहीं पर तीनों एक जगह मिल जाएगी, और आपको ये पता है प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रेस जाती है वो टकरा करके उसी रास्ते से फिर वापस लौट जाती है। ठीक, तो आप देखेंगे ए और ए डैश का प्रतिबिंब आपको बी डैश और ये आप बी डैश पर प्राप्त होता है, मतलब आपका ए डैश का जो प्रतिबिंब होगा, इमेज होगा, वो बी डैश पर प्राप्त होगा। ठीक, और ये आपकी अगर आप देखेंगे तो ये पोजीशन एट एफ, मतलब एफ पर ही मिलेगा, इसको हमने आपको बताया, फोकस तल पर ही बनेगा। नेचर आपका जो होगा इसका रियल और इन्वर्टेड होगा, मतलब वास्तविक इमेज और उल्टा होगा। साइज़ आपकी क्या होगी, पॉइंट साइज्ड और हाईली डायमेंशन, मतलब बिंदु आकार का होगा, मतलब ये बिंदु आकार का बनता है, ये आपका है साइज, इसमें आप देखेंगे। ठीक, बाकी आपको पता ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, पी आपका पोल है। ठीक, एम डैश आपका एम डैश आपको नॉर्मल बोलते हैं इसका। ठीक, सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखी हो। मान लीजिए आपने कोई वस्तु, आप फिगर में देखेंगे ए बी पर रखा है, ए बी आपकी कोई वस्तु है, तो आपने पहला देखा था कि सबसे पहला जो है मुख्य अक्ष के अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल है तो वो मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद फोकस से होके जाएगी। ठीक, तो एक रे आपकी ए डी जो है ये आई, रिफ्लेक्टेड होने के बाद एफ फोकस से होकर के निकल गई। सेकेंड रे आपने देखा प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, प्रकाशिक के मतलब सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक, ये वक्रता केंद्र से, और आपने देखा था वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ठीक, तो आपका इमेज कहाँ पर मिल रहा है, दोनों पॉइंट, वो आपका बी डैश ए डैश है, जहाँ पर दोनों इमेज आपके दोनों लाइन, दोनों रेस एक दूसरे को कट कर रही हैं, उसको बी डैश ए डैश है, यहीं आपका इमेज बन जाएगा। तो आपने देखा ए बी वस्तु आपकी बड़ी है, लेकिन बी डैश ए डैश बहुत छोटी है, और आप देखेंगे जो इमेज आपका बना हुआ है वो छोटा है, उसके बाद उल्टा भी है। ठीक, अब हम देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है बिटवीन एफ एंड सी, तो आप देख रहे होंगे एफ और सी के बीच में आपकी इमेज बनी हुई है। नेचर रियल और इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है और उल्टा है। साइज इसका डिमिनाइज्ड, मतलब छोटा है। ठीक,
थर्ड लॉ हम देखते हैं क्या होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी मतलब वक्रता केंद्र, जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखी है तो वक्रता केंद्र पर ही बनती है। मान लीजिए ए बी आपकी ये कोई वस्तु रखी है, ठीक, ये आपकी ए बी एक वस्तु है। तो सबसे पहला लॉ इसमें यूज करेंगे कि मुख्य अक्ष के मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक सीधी रेखा में जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन में गई, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, आपका पहला लॉ है, ठीक। सेकंड आपने देखा था कि फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपकी एक रे जो है ये फोकस से होकर गई, दर्पण से परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये आपका सेकंड हो गई, ठीक। तो आप देखेंगे दोनों ये कहाँ पे एक दूसरे को टच तो कर रही है फोकस पर, एक दूसरे को टच कहाँ पर कर रही है, ए डैश और ए डैश पर, ठीक। ये आपका ये आया और ये इसको टच नहीं किया, लेकिन सेकंड आपका कहाँ पे मिल रहा है, ये आपको फोकस से होकर के गई, रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये दोनों आप देखेंगे कि यहीं पर आकर के ये टच की ए डैश बी डैश पर, यहीं आपका ही प्रकाशिक केंद्र मतलब वक्रता केंद्र पर ही सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपका इमेज प्राप्त हो गया बी डैश ए डैश, ठीक। ये आपका थर्ड लॉ था, मतलब थर्ड जो इमेज बनाने का, इमेज जो तीसरा प्रकार था इमेज बनने का वो है। पोजीशन एट सी मतलब प्रकाशिक केंद्र पर वक्रता केंद्र पर ही आपकी इमेज बन जाएगी। नेचर रियल इन्वर्टेड मतलब वास्तविक होगी और उल्टा होगी। साइज सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट मतलब जितनी बड़ी आप वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र पर सेम साइज की वस्तु आपको इमेज उसी का उल्टा उसी के नीचे आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक। अब हम देखते हैं फोर्थ लॉ। When object is placed between F and C, जब आप फोकस एंड C सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं मतलब वक्रता केंद्र के दोनों के बीच में रखेंगे तो आपका इमेज कहाँ बनेगा। तो आइए रख कर देखते हैं। तो ये आप इमेज में देख रहेंगे हमने C और F के बीच में एक इमेज रखा AB, ठीक। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मुख्य अक्ष के समांतर जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होकर जाएगी जो कि गई हुई है आपकी ये लाइन, ठीक। सेकंड क्या है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर के जो जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात सीधा निकल जाएगी, मतलब ये जो यहाँ पे जाके टच करेगी तो ये इसी पथ का फिर से अनुसरण करते हुए सीधा निकल जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ भी काटेंगे वहीं आपका इमेज बन जाएगा। तो दोनों आप देखेंगे प्रकाशिक केंद्र से आपका मतलब वक्रता केंद्र से आपसे बहुत दूर पर काट रही है, ठीक। इमेज आपका क्या होगा, लार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस देखते हैं क्या क्या होता है। पोजीशन बियॉन्ड सी मतलब सी से दूर, नेचर रियल इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा, साइज इन लार्ज बहुत बड़ा प्रतिबिंब आपका बना हुआ है, ठीक। पांचवा आपका देखेंगे अब फिफ्थ जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब आप फोकस पर ही वस्तु को रखेंगे तो क्या होगी। तो ये आपका बी पॉइंट जो है आपका फोकस हो गया, फोकस पर आपने वस्तु रखा। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से ही होकर जाएगी, तो ये सबसे पहले फोकस से होकर एक चली गई। सेकंड आपका सी से होकर जाने वाली किरणें मिरर से टच होने के बाद सी से वापस चली जाएंगी, उसी मतलब वास्ते को वापस चली जाएंगी। तो आप इन दोनों को बढ़ाते जाएंगे तो ये आपको कहीं बहुत दूर जाके मिलेंगी, मतलब इनफाइनाइट पर मिलेगी, ठीक। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, एट इनफाइनाइट, ये आपको हमने बताया। नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड क्या बहुत बड़ा हो जाएगी तो बहुत दूर पर जाकर, इन्वर्टेड मतलब उल्टा तो बनेगा ही, ठीक। साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब सिक्स प्रॉपर्टी है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ मतलब ध्रुव और फोकस के मध्य। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एनडीए में भी, एयरफोर्स में भी, सैनिक स्कूल में भी पूछा जा सकता है, उसके बाद ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, ठीक। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ मतलब जब आपकी वस्तु फोकस
और दर्पण के ध्रुव P के मध्य स्थित हो। इसमें आपका इमेज जो है एक ऐसी ही कंडीशन है जिसमें आपका इमेजिनरी इमेज बनता है, बाकी सब में आप देखेंगे रियल इमेज बनेगा, इसमें वर्चुअल होगा, बाकी सब में रियल है आपका। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये आपका P है, ये आपका F है, दोनों के बीच में आपने एक वस्तु AB को ही रख दिया। अब देखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्टर के बाद फोकस से होकर के जाएगी। गई हुई आपकी AD जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन होने के बाद F से होकर के निकल गई। तो F से होकर के गई तो आप पॉइंट D देख रहे हो, D को पीछे बढ़ाया गया तो ये A' पर मिल रही है। उसके बाद आपने थर्ड रूल देखा, C से होकर के जो भी रेज जाएगी वो दर्पण से रिफ्लेक्टेड होने के बाद C से वापस चली जाएंगी। इसको भी आप C को भी जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपको A' और B' में, मतलब ये एक ऐसा यही एक ऐसी कंडीशन है जो दर्पण के पीछे इमेज बनती है। उसके बाद ये आपकी बहुत बड़ी बनती है, जितनी बड़ी आप वस्तु रखेंगे उससे बड़ी बनेगी। उसके बाद ये आभासी होगी, मतलब इमेजिनरी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक, अब इसका कंडीशन देखते हैं। इमेज पोजीशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब दर्पण के पीछे। नेचर वर्चुअल इरेक्ट, आभासी, ये आभासी प्रतिबिंब होगा। साइज इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनेगी, मतलब इनलार्ज मतलब बड़ी बनेगी, आपने जितनी बड़ी वस्तु रखा है उससे बड़ी बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधा, आपकी प्रतिबिंब एक स्टेट, जैसे आपने जिस पोजीशन में रखा वही सेम सीधा प्रतिबिंब इसमें बनेगा। बाकी सब कंडीशन में आपने देखा कि प्रतिबिंब आपका उल्टा बना था। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर used in torch, searchlights and vehicles headlights to get powerful parallel beam of light। कॉनकेव मिरर का यूज टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, एंड व्हीकल हेडलाइट्स मतलब गाड़ियों के जो हेडलैम्प होते हैं उनमें भी किया जाता है। गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब प्रकाश, अवतल दर्पण का हमने कल बताया था, ये प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है तो इसका फोकस अच्छा मिल जाएगा। आप किसी वस्तु को देखेंगे, जब सारी लाइट आपके किसी वस्तु पर जो देख रहे हैं आप उसी पर फोकस करेंगी तो आपको प्रतिबिंब बहुत अच्छे से, उसका इमेज आप देखेंगे बहुत अच्छे से दिखेगा। इसलिए ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है, तो इसलिए इसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आपने उत्तल लगा दिया तो पूरा प्रकाश को फैला देगा तो आपको देखने में कठिनाई होगी। सेकेंड है कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाई डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। कॉनकेव मिरर का यूज दांतों के डॉक्टर करते हैं आपके दांत को बड़ा देखने के लिए। टीथ हैव टू बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इसमें आपको टीथ को जो है, आपको दांतों को जो है प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य रखते हैं, जिससे आप इस इमेज आपका बड़ा बनता है। आपकी टीथ के प्रतिबिंब, टीथ के जो इमेज होंगे वो आप उनको बड़ा दिखाई देगा। थर्ड है कॉनकेव मिरर यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है, जिससे आपको सेविंग करते समय इमेज आपका फेस बड़ा दिखे तो आपको आसानी होगी बनाने में। फोर्थ है लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फॉर्नेस। बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर लाइट को एक जगह इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उष्मा प्राप्त होती है।